सोचिए, राजनीति में जीत और हार, कभी कभी इसका फैसला बस चंद वोटों से हो जाता है। लेकिन जब कोई हार जाता है तो क्या होता है? वापसी की कहानी लिखी कैसे जाती है? आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। एक मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन की अंदरूनी दुनिया में झांकेंगे, जहां हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ डेटा पर टिका होता है। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई चुनाव इतने करीब से हार जाए तो अगले दिन होता क्या है? क्या सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है, या फिर अगले ही दिन से एक नई बिसात बिछने लगती है? जवाब है कि किस्मत का यहाँ कोई रोल नहीं है। आज की पॉलिटिक्स में हार के फौरन बाद एक बहुत ही दकीक डेटा पर आधारित पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। और यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ नंबर होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है जो वापसी का एक पक्का खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि एक कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हार के आंकड़ों को समझेंगे और जानेंगे कि वोटर असल में सोच क्या रहा था। इसके बाद देखेंगे कि इस पूरी जानकारी से 90 दिन का एक वापसी का प्लान कैसे बना, और आखिर में हम बात करेंगे डेटा, भरोसे और जीत के रिश्ते पर। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक उदाहरण नहीं है। हम एक असली केस स्टडी देखने वाले हैं। ये भारत के हिमाचल प्रदेश की सोलन सीट के लिए बनाए गए एक गोपनीय, एक कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट पर आधारित है। तो ये दस्तावेज हमें सीधे एक पॉलिटिकल वॉर रूम के अंदर ले जाता है, वो जगह जहां चुनाव जीतने की पूरी मशीनरी काम करती है। ये हमें वो सब कुछ दिखाता है जो आमतौर पर पर्दे के पीछे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं उस हार का पोस्टमार्टम। देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है ठंडे, बेबाक आंकड़ों से, उन नंबरों से जो बिना किसी लाग लपेट के बताते हैं कि असल में हुआ क्या था। इस नंबर को देखिए, 3858। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जीत और हार के बीच की वो पतली सी लकीर है। अब इतने कम मार्जिन का मतलब साफ था, चुनौती तो बड़ी है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। वापसी की सारी उम्मीद इसी एक नंबर में छिपी थी। और अगर इसे परसेंटेज में देखें तो ये फासला था सिर्फ 6.61% का। अब एक स्ट्रैटेजिस्ट के लिए ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि चुनाव किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं हारा गया। ये लड़ाई हारी गई थी उन चंद हजार स्विंग वोटर्स को अपनी तरफ ना खींच पाने की वजह से। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ये सीट एक स्विंग सीट है, यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के लिए वफादार नहीं है। देखिए, 2007 में कोई और जीता, 2012 में कोई और यही जो उठापटक है ना, यही रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ा मौका था। तो ठीक है, आंकड़ों ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जानना ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए अब विश्लेषण के उस हिस्से में चलते हैं जहां स्ट्रैटेजिस्ट ने वोटर्स के मन को पढ़ने की कोशिश की। और ये थी वो वजहें जो सामने आई। ध्यान दीजिए, ये कोई बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं, ये रोजमर्रा की बिल्कुल जमीनी समस्याएं हैं। पीने का पानी, खराब सड़कें, डॉक्टरों की कमी, नौजवानों के लिए रोजगार। याद है वो 3858 वोटों का फर्क? वो वोट असल में इन्हीं शिकायतों की वजह से हाथ से निकल गए थे। तो सवाल ये है कि इन सारी समस्याओं को एक स्ट्रैटेजी में कैसे ढाला जाए। इसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अक्सर स्वॉट एनालिसिस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सीधा साधा फ्रेमवर्क है जो किसी भी कैंपेन की ताकत यानी स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां यानी वीकनेसेस, मौके यानी अपॉर्चुनिटीज और खतरों यानी थ्रेट्स को समझने में मदद करता है। और जब ये एनालिसिस किया गया तो एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आई। देखिए, पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी उसका जमीनी नेटवर्क, लोगों से सीधा कनेक्शन। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी थी ब्रांड ट्रस्ट की कमी। इसे आसान भाषा में समझें तो कार्यकर्ता तो थे, लेकिन लोगों को पार्टी के वादों पर भरोसा नहीं रह गया था। अब ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब एनालिसिस को और भी गहरा किया गया। एक और फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुआ जिसका नाम है चतुर्मुख सिद्धांत। इसमें किसी भी कैंपेन को 4 पैमानों पर परखा जाता है। इलेक्टोरल स्ट्रेंथ यानी चुनावी ताकत, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ यानी संगठन की ताकत, नैरेटिव स्ट्रेंथ यानी आपकी कहानी या मैसेज में कितना दम है, और रिसोर्स स्ट्रेंथ यानी आपके पास साधन कितने हैं। और यहीं पर हार की सबसे बड़ी वजह पकड़ में आ गई। देखिए, संगठन की ताकत हाई थी, रिसोर्स यानी पैसा भी था, लेकिन नैरेटिव स्ट्रेंथ
मतलब कहानी सुनाने की जो ताकत थी वो लो थी, बहुत कमजोर थी। मतलब पार्टी के पास लोगों तक पहुंचने के लिए एक पूरी फौज तो थी, लेकिन उस फौज के पास सुनाने के लिए कोई दमदार कहानी नहीं थी। और असल में हार की जड़ यही थी। तो कह सकते हैं कि बीमारी का पता चल चुका था, अब बारी थी इलाज की। इस पूरे डायग्नोसिस के बाद अब हम नजर डालते हैं उस एक्शन प्लान पर जिसे अगला चुनाव जीतने के लिए बनाया गया। एक 90 दिन का फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट। ये है वो 90 दिन की वापसी की स्ट्रैटेजी। देखिए इसे कितने सोच समझकर अलग अलग फेज में बांटा गया है। पहले 30 दिन कोई भाषण नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ लोगों की सुनना और जमीन पर टीम को फिर से खड़ा करना। अगले 30 दिन एक नई कहानी गढ़ना और लोगों से संपर्क तेज करना। और फिर आखिरी महीने में मैनिफेस्टो जारी करके पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना। ये एक एक करके माहौल बनाने की सोची समझी रणनीति है। और हाँ, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, असली युद्ध क्षेत्र तो डिजिटल दुनिया में है। और इस प्लान में इसकी पूरी तैयारी थी। टारगेटेड मैसेजिंग और अफवाहों को काबू करने के लिए व्हाट्सएप पॉड्स, कैंडिडेट की एक हेल्पिंग इमेज बनाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स। और इतना ही नहीं, विपक्ष के हर ऑनलाइन हमले का तेजी से जवाब देने के लिए एक खास नैरेटिव काउंटर टीम। मतलब ये एक 24/7 की लड़ाई है। तो सोलन की इस केस स्टडी से हम आज के लोकतंत्र के बारे में क्या बड़ा सबक सीख सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की हार जीत की नहीं है। ये कहानी है डेटा, भरोसे और जीत के बीच बदलते हुए रिश्ते की। इस पूरी स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट में एक लाइन थी जो इसका पूरा सार बताती है। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर लिया जा सकता है। अगर जीत चाहिए तो विश्वास कमाना होगा। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि चाहे कितना भी डेटा आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, राजनीति का जो कोर है वो आज भी एक इंसानी एहसास ही है, भरोसा यानी ट्रस्ट। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, माइक्रो टारगेटिंग और डेटा एनालिटिक्स के इस दौर में क्या भरोसा जीतने का रास्ता भी अब डेटा से होकर ही गुजरता है? क्या आंकड़े, नंबर्स ही भरोसे की नई जुबान बन गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।